नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास आखिरी मकसद का तीसरा भाग। ये सुरेंद्र कोहली सीरीज का उपन्यास है। अगर आपने पहले के 2 भाग नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर पहले उनको सुन सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं तीसरा भाग। मैं कनॉट प्लेस मेहरा सन्स के शोरूम में पहुंचा। मैंने उस सेल्समैन के बारे में दरियाफ्त किया जिसे सुबह मदान हीरे के टॉप्स सौंप कर गया था। मैंने उसे मकतूल के ड्राइव वे पर से मिला हीरा दिखाया। उसने टॉप्स निकाले और उसे खाली पड़ी जगह में जोड़कर इस बात की तस्दीक की कि वो वहीं से उखड़ा हुआ हीरा था। अब नया हीरा तलाशने की जरूरत नहीं, सेल्समैन बोला। अब तो यही लग जाएगा। नया ही तराशिए। मैं वो हीरा बड़ी सफाई से उसकी उंगलियों से निकालता हुआ बोला। अपने पीछे तनिक हकबकाए सेल्समैन को छोड़कर मैं वहां से रुखसत हो गया। मैं मंदिर मार्ग पहुंचा। सुजाता मेहरा वहां गर्ल्स हॉस्टल के दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में मौजूद थी। वो वक्त वर्किंग गर्ल के हॉस्टल में मौजूद होने का नहीं होता था, इसीलिए हॉस्टल में काफी हद तक सन्नाटा छाया हुआ था। सुजाता मेहरा, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना, मार्का लड़की निकली। उम्र में वो कोई 23-24 साल की थी। खूबसूरत थी, नौजवान थी, लेकिन सूरत से ही मोहल्ले भर में मुंह मारती फिरने वाली बिल्ली की तरह चरकटी और नदीदी लग रही थी। पता नहीं चालू लड़कियों को भगवान इतना खूबसूरत क्यों बनाता है, या शायद खूबसूरत लड़कियां ही चालू होती हैं। मैंने उसे अपना परिचय दिया और परिचय की तस्दीक के तौर पर अपना एक विजिटिंग कार्ड भी थमाया। उसने मुझे कमरे में एक कुर्सी पर बिठाया और स्वयं मेरे सामने पलंग पर बैठ गई। वो बिना दुपट्टे के सलवार कमीज पहने थी, इसीलिए ढका होने के बावजूद उसके उन्नत वक्ष का बहुत दिलकश नजारा मुझे हो रहा था। एक गिला मुझे रहा, दरवाजा उसने खुला छोड़ दिया था। योर्स ट्रूली ये नहीं कहता कि दरवाजा बंद होता तो वो आकर मेरी गोद में ही बैठ जाती, लेकिन तब ये सुखद संभावना कम से कम विचारणीय तो रहती। कमरे में मेल गेस्ट को रिसीव करने के लिए वो जैसे मेरे मन की बात भांपकर बोली, दरवाजा खुला रखना जरूरी है, रूल है ये यहाँ का। ओह, मैं बोला, सिगरेट के बारे में क्या रूल है? चलेगा, एक मुझे भी दो, सुलगा के। मैंने अपना एक डनहिल का पैकेट निकालकर 2 सिगरेट सुलगाए और एक उसे थमा दिया। उसने बड़े तजुर्बेकार ढंग से सिगरेट के 2 लंबे कश लगाए और उसकी राख करीब मेज पर पड़े एक चाय के कप में झाड़ी। फिर उसने वही कप मेरी ओर सरका दिया। मैं सुन रही हूं, वो बड़ी बेबाकी से बोली। क्या? मैं तनिक हकबकाया। वही जो तुम कहने जा रहे हो। ओह गुड। बात कैसी पसंद करती हो? आउटर रिंग रोड से खूब लंबा घेरा काट कर मकसद तक पहुंचने वाली या शॉर्टकट वाली? शॉर्टकट वाली। गुड। आज मेटकाफ रोड नहीं गई? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। शशिकांत के यहां? मैं आगे बढ़ा। शॉर्टकट वाली बात तो ऐसी ही होती है। नहीं गई तो तुम्हें क्या? मुझे तो कुछ नहीं, लेकिन किसी और को है। किसको? पुलिस को। क्या? बात को बातरतीब आगे बढ़ने दोगी तो आसानी से सब कुछ समझ पाओगी। यकीन जानो, जब मैं यहां से रुखसत होऊंगा तो समझने के लिए कुछ बाकी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। उसने हथेली में छुपाए रखकर ही सिगरेट का एक कश लगाया और धुआं पता नहीं किधर हजम कर लिया। अब बोलो, मेटकाफ रोड शशिकांत की कोठी पर क्यों नहीं गई, जहां की तुम हर रोज 11 बजे जाती हो? नहीं गई, आगे भी कभी नहीं जाऊंगी। क्यों? वो कहानी अब खत्म। कैसे खत्म? कल शाम बहुत कमीनगी से पेश आया वो मेरे साथ। खामखा मेरे से उल्टा सीधा बोलने लगा। अकेले में कुछ कहता तो मैं सुन लेती, लेकिन उसने तो अपने एक मेहमान के सामने मुझे बेइज्जत किया। मेहमान? कोई पुनीत खेतान करके था। स्टॉक ब्रोकर था वो उसका। स्टॉक ब्रोकर या वकील? वकील भी होगा। यानी कि 2 in 1, कानूनी सलाहकार भी और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी। लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, वही समझ लो। वो कल शाम वहां था? हाँ, 6-5 पर आया था। ठहरा कब तक था?
मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं 7 बजे तक वहां से चली आई थी। यानी कि तुम्हारे वहां से रुखसत होने तक वो वहीं था? न सिर्फ वहीं था, बल्कि अभी जल्दी रुखसत होने का उसका कोई इरादा भी नहीं लगता था। ऐसा कैसे सोचा? किसी बात पर झगड़ रहे थे दोनों। मेरे वहां से चले जाने तक वो झगड़ा किसी अंजाम तक पहुंचता जो नहीं लग रहा था। किस बात पर झगड़ रहे थे? मुकम्मल बात मुझे नहीं मालूम, मैं कोई उसके साथ थोड़ी बैठी थी। वो कहाँ बैठे थे? शशि की स्टडी में। और तुम कहाँ थी? पिछवाड़े के बेडरूम में। वहां तक स्टडी की आवाजें पहुंचती थीं। तभी जब कोई बहुत ऊंचा बोले। झगड़ा पुनीत खेतान के आते ही शुरू हो गया था? नहीं, झगड़े का माहौल उसके आने के कोई 15-20 मिनट बाद बना था। बीच में 1-2 बार ठंडा भी पड़ा था। वो किस लिए? मेरे से भी जो झगड़ना था उसने। आदतन झगड़ालू आदमी था शशिकांत। था का क्या मतलब? अब कौन सा उसे हैजा हो गया है? उसके सिर्फ था और है में मीन मेख निकालने लगने से ये मतलब नहीं लगाया जा सकता था कि उसे शशिकांत के कत्ल की खबर नहीं थी। मैंने उसे जानना नहीं था। वो जितनी दिखती थी उससे कहीं ज्यादा चालाक और पहुंची हुई हो सकती थी। आदतन झगड़ालू आदमी है, मैंने संशोधन किया। शशिकांत? पता नहीं क्या बला है, वो तिक्त भाव से बोली। मैं तो समझ ही नहीं सकी उसका मिजाज। तुम जो बाकायदा उसकी हाउस कीपर बनी बैठी थी, किस खुशी में कर दी उसकी इतनी खिदमत? क्यों हो गई इतनी मेहरबान उस पर? इसी खाम ख्याली में कर दी खिदमत कि उसे मेरी कद्र होगी तो वो मुझ पर मेहरबान होगा। सफा सफा हिंदुस्तानी में इसे मर्द को अपने ऊपर आशिक करवाने की कोशिश कहते हैं। उसने घूर कर मुझे देखा। औरत जात की, मैं निर्विकार भाव से बोला। कुछ खास उम्मीदें जब किसी मर्द से पूरी नहीं होती तो वो चिढ़कर उस पर लालछन लगाने लगती है कि वो बेमुरव्वत है, बदजुबान है, खुदगर्ज है, नाशुक्रा है, वगैरह वगैरह। वो कुछ क्षण पूर्ववत मुझे घूरती रही और फिर एकाएक हंसी। यानी कि मैंने ठीक कहा? मैं बोला। हाँ। ठीक कहने का कोई इनाम? उसने सिगरेट का आखिरी कश लगाया और बचे हुए टुकड़े को आगे झुककर उस चाय के प्याले में डाला जो उसने पहले ही मेरी तरफ सरका दिया हुआ था। यूं मुझे उसके उन्नत दूधिया वक्ष की घाटी में बहुत दूर तक झांकने का मौका मिला। अब पता नहीं वो बेध्यानी में ज्यादा झुक गई थी या वो नजारा मुझे कराकर उसने मुझे इनाम दिया था। देखो, वो मुझे समझाती हुई बोली। मैं उसके नाइट क्लब में चिट क्लर्क की नौकरी करती थी। 2000 तनख्वाह थी और सुविधाएं भी। नाइट क्लब जैसी जगह की मुलाजमत होने की वजह से ऊपरी कमाई के भी बड़े चांस थे। कुल मिलाकर बढ़िया मौज बहार वाली नौकरी थी। लेकिन पुलिस की मेहरबानी से नाइट क्लब पर ताला पड़ गया। खड़े पैर क्लब के सारे मुलाजिम बेरोजगार हो गए। दिल्ली शहर में आनन फानन नई बढ़िया नौकरी ढूंढ लेना कोई मजाक तो है नहीं। ऐसे माहौल में मैंने क्लब के मालिक को शीशे में उतारने की कोशिश की तो क्या गलत किया? क्लब खुलने पर नौकरी की बहाली हो जाती सिर्फ इसीलिए ऐसा किया था या कोई और मकसद था? शुरू में कोई और मकसद नहीं था, लेकिन जब माहौल ऐसा बन गया कि मैं एक तरह से उसकी कोठी पर ही रहने लगी तो और भी मकसद सूझने लगे। जैसे शादी या एक्सपेंसिव मिस्ट्रेस। तुम्हें उसकी रखेल बनना भी मंजूर था? मामूली रखेल नहीं, कीमती रखेल, एक्सपेंसिव मिस्ट्रेस, लेकिन मंजूर था। मिस्टर, मेल ट्रेन मिस हो जाए तो पैसेंजर से सफर करने में कोई हर्ज नहीं होता है। कोई हर्ज नहीं होता। पैसेंजर के बाद मालगाड़ी भी होती है, फिर बस, घोड़ा, तांगा, बैलगाड़ी। शट अप, वो भुनभुनाई। ओके, मैं इतना नीचे नहीं गिरने वाली। एक बार डाउनवर्ड स्लाइड शुरू हो जाए तो क्या पता लगता है कोई कितना नीचे गिरेगा। लेकिन वो किस्सा फिर कभी। बहरहाल वो पटा नहीं तुम्हारे से, यही समझ लो। अजीब कंफ्यूजन का माहौल रहा पूरा 1 महीना। कभी लगता था पट रहा है तो कभी लगता था परों पर पानी पड़ने देने को भी तैयार नहीं। मैंने तो उसका मिजाज भांपने के लिए उसे जलाने की भी कोशिश की। अच्छा,
वो कैसे? अपने एक बॉयफ्रेंड के चर्चे करके। था कोई ऐसा बॉयफ्रेंड? था? है? कौन? डिसूजा नाम है उसका। पॉप सिंगर है, क्लब में गाता बजाता है। आई सी। एक दो बार मैं शशिकांत के सामने डिसूजा के साथ डेट पर भी गई। मैंने खास ऐसा इंतजाम किया कि डिसूजा मुझे पिकअप करने के लिए ऐसे वक्त पर मेटकाफ रोड शशिकांत की कोठी पर आए जबकि वो घर हो। कोई नतीजा निकला? वो भुनभुनाया तो सही, लेकिन हसद की उस आग में न जला जिसमें जलता मैं उसे देखना चाहती थी। फिर कल भी डिसूजा मुझे लेने कोठी पर आने वाला था, उसके सामने ही, जबकि उसका वकील पुनीत खेतान भी बैठा था। मेरे लिए डिसूजा का फोन आया, जो कि मैंने स्टडी में शशिकांत के सिरहाने खड़े होकर सुना। मेरे फोन रखते ही वो मेरे पर फट पड़ा। अपने मेहमान के सामने जलील करके रख दिया कमीने ने मुझे। गुस्से में पता नहीं क्या क्या भौंकता रहा। भड़क खेतान से रहा था और गले मेरे पड़ गया। कहने लगा कि अगर उस डिसूजा के बच्चे ने मेरी कोठी में कदम रखा तो साले को शूट कर दूंगा। फिर मुझे भी गुस्सा चढ़ गया। मैंने भी कह दिया कि वो कौन होता है मुझे किसी से मिलने से रोकने वाला। जवाब में उसने इतनी गंदी जुबान बोली कि कान पक गए मेरे। क्या बोला? बोला उसकी बला से मैं चाहे सारे शहर के डिसूजाओं के बिस्तर गर्म करूं, लेकिन उसकी कोठी से बाहर। ओह! उसको अपने पर आशिक करवाने के अपने मिशन को निगाह रखते हुए शायद मैं फिर भी जब्त कर लेती, लेकिन वो उसका मेहमान, वो हरामजादा खेतान का बच्चा, मुझे बेइज्जत होता देखकर यूं मजे ले रहा था और हंस रहा था कि जी चाहता था कि उसका मुंह नोच लूं। उसका, शशिकांत का नहीं। उसको तो उस वक्त गोली से उड़ा देने को जी चाह रहा था मेरा। इस काम के लिए तो कोई फायर आर्म, कोई हथियार दरकार होता। था तुम्हारे पास? नहीं था, जो कि अच्छा ही हुआ। नहीं तो जैसी उसने मेरी बेइज्जती की थी, मैं जरूर उसे शूट कर देती। शूट कर देने की जगह क्या किया तुमने? मैंने उसकी चाबी उसके मुंह पर मारी और घर चली आई। 7 बजे। हाँ। तब पुनीत खेतान अभी वहीं था? हाँ, बोला तो। और डिसूजा? क्या डिसूजा? वो तुम्हें लेने जो आने वाला था? ये बात तो मैं भूल ही गई थी। वो तो मुझे तब याद आया जबकि अंगारों पर लौटती मैं यहां पहुंच गई। वो गया तो होगा वहां। आखिर उसे थोड़ा ही पता था कि तुम वहां से हमेशा के लिए रुखसत ले चुकी हो। वो तो है। तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो वहां गया था या नहीं? नहीं। कमाल है। वो वो क्या है कि मैंने सोचा था कि मुझे वहां ना पाकर वो यहां आएगा। आया? आया तो नहीं। कल नहीं तो आज तो मालूम करती कि वो गया था या नहीं। मैं अभी करती हूं। कैसे? उसे फोन करके। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पब्लिक फोन है। मैं कुछ क्षण खामोश रहा, फिर मैंने सहमति में सिर हिला दिया। वो पलंग से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचा। मैंने बाहर गलियारे से झांका। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। कुछ क्षण बाद जब वो सीढ़ियां उतरती मेरी आंखों से ओझल हो गई तो मैं चौखट पर से हटा। मैंने घूमकर कमरे में चारों ओर निगाह डाली। एक कोने में एक वार्डरोब थी। उसके करीब जाकर मैंने उसका हैंडल ट्राई किया तो मैंने उसे खुली पाया। मैंने भीतर निगाह दौड़ाई। भीतर एक खूंटी पर एक जनाना साइज की बरसाती टंगी हुई थी। उन दिनों बरसात का मौसम नहीं था। मैंने जेब से रुमाल में लिपटी रिवॉल्वर निकाली और रुमाल समेत उसे बरसाती की एक भीतरी जेब में डाल दिया। हजरात खाकसार की उस हरकत को गलत न समझें। मेरा इरादा लड़की को फंसाने का कतई नहीं था। मैं तो महज वक्ती तौर पर उस फसादी रिवॉल्वर को किसी सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर करना चाहता था और उस वक्त सामने मौजूद सुरक्षित जगह के इस्तेमाल का लोभ मैं संवरण नहीं कर पाया। मैंने वार्डरोब को पूर्ववत बंद किया और वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैंने एक नया सिगरेट सुलगा लिया और सुजाता के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षण बाद वो वापस लौटी। बात नहीं हुई। वो पलंग पर ढेर होती हुई बोली, पता नहीं नंबर खराब है या वो घर पर नहीं है। घंटी बजती है पर कोई उठाता नहीं। कोई बात नहीं, मैं बोला। रहता कहाँ है वो? पंडारा रोड।
पता और फोन नंबर एक कागज पर लिख दो, कभी मौका लगा तो मैं जाकर उससे मिल लूंगा। उसने ऐसा ही किया। अकेले रहता है? कागज तय करके जेब के हवाले करते हुए मैंने पूछा। हाँ। फिर तो घर ही पर नहीं होगा। तुम एक बात बताओ। पूछो। ये डिसूजा तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे से इतना फिट है कि तुम्हारे भड़काने से वो किसी का खून कर दे? ऐसा कोई करता है क्या? मरता हो तो करता है, मरता है तुम पर? मरता तो बहुत है। फिर तो वो खून, ये खून वाली बात कहां से आ गई? तुम्हें नागवार लगती है तो फिलहाल जहां से आई है वहीं वापस भेज देते हैं। खून वाली बात और शशिकांत और पुनीत खेतान के झगड़े पर आते हैं। किस बात पर झगड़ रहे थे वो? ठहरो ठहरो। उसे प्रतिवाद को तत्पर पाकर मैं जल्दी से बोला। ये मत कहना कि तुम उनके साथ नहीं बैठी थी, या जहां तुम थी वहां तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती थी। तुमने खुद कहा था कि ऊंचा बोलने पर आवाजें पीछे बेडरूम में तुम तक पहुंचती थीं। अब झगड़ा खुसुर फुसुर में तो होता नहीं। झगड़े का रिश्ता तुनक मिजाजी से, गुस्से से होता है। ऐसे माहौल में जब आदमी भड़कता है तो उसे पता भी नहीं लगता कि वो कब ऊंचा ऊंचा बोलने लगता है। कुछ तो न चाहते हुए भी तुमने सुना ही होगा। मैंने तवज्जो नहीं दी उधर। नहीं थी तो हो गई होगी। झगड़े का मुद्दा चाहे न समझ पाई हो वो, लेकिन फिर भी कुछ तो जरूर सुना होगा। वो सोचने लगी। मैं आशापूर्ण निगाहों से उसकी सूरत देखता रहा। सोच में उसकी भवें तन गई। होठों की कोरें नीचे को झुक गईं और चेहरा यूं खिंच गया कि वो उस घड़ी मुझे जरा भी खूबसूरत न लगी। अच्छी भली लड़की, सोचने की कोशिश में पता नहीं क्या लगने लगी। जिस किसी ने भी ये कहा था कि खूबसूरती और अकल में 36 का आंकड़ा होता है, जरूर उसने किसी खूबसूरत औरत को वैसे ही सोच में जकड़ा देख लिया होगा जैसे मैं उस घड़ी सुजाता मेहरा को देख रहा था। फिर उसके चेहरे से क्षणिक विकृति के लक्षण गायब होने लगे। मैं आशान्वित हो उठा। सोच का कोई सुखद नतीजा निकलता दिखाई दे रहा था। उनमें झगड़े का मुद्दा, वो बोली, कोई कागजात थे। कागजात? मैं सक पकाया। हाँ, किन्हीं कागजात को लेकर शशिकांत पुनीत खेतान पर कोई इल्जाम लगा रहा था, जिसकी खेतान पहले सफाई देने की कोशिश करता रहा था और फिर वो भी भड़क उठा था। क्या कागजात रहे होंगे वो? मुझे क्या पता। सोचो। जितना सोच सकती थी सोच लिया। अब और सोचने से भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तब उसकी जगह मैं सोचने लगा। क्या झगड़े का मुद्दा वो कागजात, शशिकांत की मां कौशल्या की वो चिट्ठी हो सकती थी, जिसमें इस बात का सबूत निहित था कि लेखराज मदान मुकुंदलाल सेठी का कातिल था। उस चिट्ठी ने कहीं तो होना ही था। क्या वो खेतान के कब्जे में रही हो सकती थी? कहीं इसीलिए तो चिट्ठी मदान के हाथ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो खेतान के पास रखकर चिराग तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही थी। लेकिन उस चिट्ठी को लेकर झगड़ने वाली क्या बात थी? मुझे कोई बात न सूझी। कल शाम की कोई और बात? प्रत्यक्षतः मैं बोला। और क्या बात? वो बोली, शशिकांत की कोठी पर तुम्हारी मौजूदगी के दौरान कोई और आया था? पुनीत खेतान के अलावा तो कोई नहीं। कोई और जिक्र के काबिल बात? उसने इनकार में सिर हिलाया। सोच के जवाब दो। उसने कुछ क्षण सोच की पहले जैसी ही भयानक मुद्रा बनाई और फिर दोबारा इनकार में सिर हिलाया। नेवर माइंड, अब नहीं तो फिर सही। कई बार किसी के कहने पर दिमाग पर जबरन जोर देने पर भी कोई बात याद नहीं आती, जबकि बाद में किसी वक्त वो सहज स्वाभाविक ढंग से ही याद आ जाती है। यूं कोई बात बाद में याद आ जाए तो गांठ बांध लेना और वक्त आने पर मुझे बताना न भूलना। उसने सहमति में सिर हिलाया। गुड, मैं बोला। अब तुम सुनो खून वाली बात और पुलिस वाली बात। सुनाओ। शशिकांत का खून हो गया है। क्या? वो मेटकाफ रोड पर अपनी स्टडी में मरा पड़ा है। किसी ने 22 कैलिबर की रिवॉल्वर से गोलियां बरसाकर उसकी दुखी पीट दी है। हालात ये बताते हैं कि कत्ल शाम 8:30 के करीब हुआ था और गोलियां चलाई जाने का पैटर्न ये साबित करता है कि गोलियां किसी औरत ने चलाई थी। उसने आंखें बंद कर ली थी और रिवॉल्वर का रुख मकतूल की तरफ करके घोड़ा खींचना शुरू कर दिया था। पैटर्न क्या? मैंने उसे बताया कि गोलियां कैसे कैसे चली थीं और कहां कहां टकराई थीं।
वो औरत, वो हकलाई। मैं थोड़ी हो सकती हूँ। क्यों नहीं हो सकती? मैं तो 7 बजे ही वहां से चली आई थी। वो वो वकील, वो पुनीत खेतान, वो मेरा गवाह है। कहीं से चले आकर वहां वापस भी लौटा जा सकता है। मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर मेरे पास रिवॉल्वर का क्या काम? वो घटना स्थल पर मौजूद रही हो सकती है। मुझे रिवॉल्वर चलाना नहीं आता। वो क्या मुश्किल काम है? रिवॉल्वर का रुख टारगेट की तरफ करना होता है और बस घोड़ा दबाना होता है। लेकिन निशाना लगाना तो मुश्किल काम होता होगा। जब बहुत सी गोलियां चलाई जाएं, तो कोई तो निशाने पर लग ही जाती है। ब, ब, बहुत सी गोलियां? मैंने बड़े उदासीन भाव से हामी में गर्दन हिलाई। देखो, वो तनिक दिलेरी से बोली, तुम खामखा मुझे डरा रहे हो। मेरा उसके कत्ल से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुमने अभी कहा था कि तुमने उसके मुंह पर चाबी मारी और घर चली आई। हाँ। कैसे? ऑटो से। सीधे? नहीं, पहले मैं तालकटोरा गार्डन गई थी। वो किस लिए? जो कुछ पीछे मेटकाफ रोड पर हुआ था, उसकी वजह से मन बहुत अशांत था। मूड सुधारने की नीयत से तालकटोरा टहलने गई थी। फिर वहां से पैदल चलकर यहां लौटी थी। कितने बजे? 9 तो बज ही गए होंगे। इस लिहाज से 8:30 बजे तुम तालकटोरा गार्डन में टहल रही थी। हाँ। साबित कर सकती हो? साबित कैसे कर सकती हूं? कोई वाकिफ कार तो नहीं था ना मेरे साथ। पुलिस ये दावा कर सकती है कि तुम अकेले या अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस मेटकाफ रोड गई थी और खून करने के बाद सीधे यहां पे आई थी। पुलिस हर हाल में तुम्हारे तक पहुंचेगी। मैं क्या करूं? ये मैं बताऊं? तुम ही बताओ। आखिर डिटेक्टिव हो। मुझे निकालो इस सांसद से। कुछ मदद करो मेरी। कुछ क्या? पूरी मदद करता हूं। मैं उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। शुक्रिया। दरवाजा बंद करो। मैंने आगे झुककर उसकी जांघ पर हाथ रखा। पागल हुए हो? उसने तत्काल मेरा हाथ परे झटक दिया। मुझे हॉस्टल से निकलवाओगे? तो फिर किसी जगह चलो जहां ऐसा खतरा ना हो। कहां? वो संदिग्ध स्वर में बोली। जहां मैं ले चलूं। पहले मेरी जान छुड़ाओ इससे। वो तो समझ लो छूट गई। कैसे? तुम्हें नहीं पता, अभी भी नहीं पता कि शशिकांत का कत्ल हो गया है। तुम आज भी ऐसे ही वहां जाओ जैसे रोज जाती हो। जाके दरवाजा खोलो, लाश बरामद करो और शोर मचाना शुरू कर दो। यूं यही लगेगा कि तुम कल शाम के बाद पहली बार वहां लौटी हो। चाबी? तुम्हें उम्मीद थी कि वो घर होगा, दरवाजा खुला होगा। रात को इतनी तकरार के बाद सुबह फिर वहां पहुंच जाने की मैं क्या सफाई दूंगी? कहना कि तुम्हें एहसास हुआ था कि गलती तुम्हारी थी, इसीलिए आज तुमने अपनी गलती की तलाफी के तौर पर वहां जाना और भी जरूरी समझा था। उसने संदिग्ध भाव से मेरी ओर देखा। चाहने वालों में मैं आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला, ऐसी तकरार होती ही रहती है। आज रूठे कल मान गए। यानी कि मैं उसे अपना चाहने वाला कबूल करूं? ऐसा तो वैसे भी समझा ही जाएगा। आखिर तुम उसके घर में रहती थी और ये बात कहीं छुपने वाली है। वो कुछ क्षण सोचती रही, फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर चलो, मैं उठता हुआ बोला। मैंने उधर ही जाना है। तुम्हें मेटकाफ रोड उतारता जाऊंगा। मैं कपड़े तो बदल लूं? बदल लो, मैं सहज भाव से बोला। तुम्हारे सामने बदल लूं? क्या हर्ज है? पागल हो गए हो। मैं नीचे जाकर ऑटो तलाश करता हूं, जल्दी आना। उसने सहमति में सिर हिलाया। नीचे पहुंचकर मैंने खुद डिसूजा का टेलीफोन नंबर ट्राई किया, लेकिन नतीजा सुजाता वाला ही निकला। कोई जवाब न मिला। फिर मैंने एक निगाह अपनी कलाई घड़ी पर डाली और फायर आर्म्स रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में फोन किया। मालूम हुआ कि 22 कैलिबर की हाथी दांत की मूठ वाली जो रिवॉल्वर मैंने शशिकांत की कोठी के कंपाउंड से बरामद की थी, वो कृष्ण बिहारी माथुर नाम के किसी सज्जन के नाम रजिस्टर्ड थी, जो कि फ्लैग स्टाफ रोड पर एक नंबर कोठी में रहता था। माथुर, फ्लैग स्टाफ रोड। पहले मेरा इरादा शक्तिनगर पुनीत खेतान के ऑफिस में जाने का था, लेकिन अब मैंने फ्लैग स्टाफ रोड जाने का
निश्चय किया। वहां पहुंचने के लिए मैंने मेटकाफ रोड रास्ते में आती थी, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। मैंने डायरेक्टरी में मदान के पेंट हाउस अपार्टमेंट का नंबर देखा और उस पर फोन किया। फोन खुद मदान ने उठाया। कोली, मेरी आवाज सुनते ही वो व्यग्र भाव से बोला। ओए, अभी तक पुलिस नहीं बोल ली? बोल पड़ेगी, मैं बोला। बस 1 घंटा और लगेगा। मैं सस्पेंस से मरा जा रहा हूं। मत करो, तुम भी मर गए तो इंश्योरेंस क्लेम की दुक्की पिट जाएगी। दूर फिटे मुंह, कहानी तैयार है तुम्हारी? पूरी तरह से। बीवी फिट हो गई? हाँ, सब समझा दिया है उसे। बढ़िया। फोन कैसे किया? तुम्हारी बीवी की जो बहन है सुधा माथुर, जो फ्लैग स्टाफ रोड पर रहता है। फ्लैग स्टाफ रोड पर कहाँ रहती है? 1 नंबर कोठी में। हस्बैंड का नाम क्या है? कृष्ण बिहारी माथुर। क्यों? मैं उससे मिलना चाहता हूं। क्यों? है कोई वजह? तू उसके पास भी नहीं फटक पाएगा। क्यों? वो पुराने जमाने का टिपिकल रईस आदमी है, जो ऐरे गहरे लोगों को अपने पास न फटकने देने में ही अपनी शान समझता है। करोड़पति है, कई कारोबार, कई मिल है उसकी। बादशाह की तरह रहता है फ्लैग स्टाफ रोड पर। आम मामूली लोगों से आदम बू आती है उसे, कीड़े मकोड़े समझता है उन्हें। तू उससे मिलने की कोशिश करेगा तो कोई तुझे उसकी कोठी का फाटक भी नहीं लांघने देगा। इस पंजाबी पुत्तर ने फ्लैग स्टाफ रोड की किसी कोठी से बड़े बड़े किले फतह किए हुए हैं। वहां दाल नहीं गलेगी वीर मेरे, यकीन कर मेरा। कभी वहां तुम्हारी अपनी दाल कच्ची रह गई मालूम होती है। जवाब में उसके मुंह से बड़ी भद्दी गाली निकली और फिर वो बोला, भूतनीदार रईस होगा तो अपने घर का होएगा। तुमसे रिश्तेदारी नहीं मानता? मैं नहीं मानता। उसी ने पास नहीं फटकने दिया होगा अंडरवर्ल्ड डॉन को, गैंगस्टर शिरोमणि को, रैकेटियर इन चीफ को। बक मत। क्लाइंट का हुक्म सिर माथे पर। तू क्यों मिलना चाहता है उससे? तुमने अभी उसे पुराने जमाने का टिपिकल रईस कहा। है ही वो पुराने जमाने का रईस या उसकी फितरत पुराने जमाने के रईसों जैसी है? दोनों। क्या मतलब? अगर तेरा जवाब उसकी उम्र की बाबत है तो वो 60 साल का है। तौबा, तुम्हारे से भी 5 साल बड़ा। कोल्ली, 10वीं बार पूछ रहा हूं, तू क्यों मिलना चाहता है उससे? उत्तर देने की जगह मैंने लाइन काट दी। मामला गहराता जा रहा था। जिस रिवॉल्वर से हत्या हुई थी वो हतप्राण के कथित भाई की बीवी की बहन के पति के नाम से रजिस्टर्ड थी। मैंने डायरेक्टरी में कृष्ण बिहारी माथुर की एंट्री निकाली। उसके नाम के आगे 2 दर्जन टेलीफोन अंकित थे, जिनमें से कम 4 फ्लैग स्टाफ रोड के पते वाले थे। मैंने 1 नंबर पर फोन किया। तुरंत उत्तर मिला। हेलो। एक मर्दाना आवाज मुझे सुनाई दी। मैं मिस्टर कृष्ण बिहारी माथुर से बात करना चाहता हूं। आप कौन साहब? मेरा नाम सुधीर कोहली है। किस बारे में बात करना चाहते हैं? मामला पर्सनल है, मुझे बताइए। मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी हूं। और गोपनीय भी। प्राइवेट सेक्रेटरी साहब। फिर भी मुझे बताइए। और अर्जेंट भी। आप खामखा वक्त जाया कर रहे हैं। साफ बोलिए, आप कौन सी प्राइवेट, पर्सनल और अर्जेंट बात करना चाहते हैं, वरना मैं फोन बंद करता हूं। आपको बताए बिना बात नहीं होगी? मुझे बताने के बाद भी होने की कोई गारंटी नहीं। वो मामला इतना नाजुक है कि खुद माथुर साहब ही पसंद नहीं करेंगे कि आप बेकार बातों में वक्त जाया कर रहे हैं। मैं फोन बंद कर रहा हूं। सुनिए 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 प्लीज। बोलिए जल्दी। मैं माथुर साहब से एक रिवॉल्वर के बारे में बात करना चाहता हूं। रिवॉल्वर? 22 कैलिबर की, हाथी दांत की मूठ वाली। सीरियल नंबर D24136 है। माथुर साहब के नाम से रजिस्टर्ड है। क्या बात करना चाहते हैं आप उस रिवॉल्वर के बारे में? मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि वो रिवॉल्वर इस वक्त कहां है। कहां है का क्या मतलब? उनकी रिवॉल्वर उनके पास नहीं है? नहीं है। आपको कैसे मालूम? मालूम है। कैसे मालूम है ये मैं उन्हीं को बताऊंगा। अब आप बेशक फोन बंद कर दीजिए। कुछ क्षण खामोशी रही। अपना नाम फिर से बताइए।
फिर पूछा गया। कोहली, सुधीर कोहली। आपकी लाइन ऑफ बिजनेस क्या है मिस्टर कोहली? मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। आधे घंटे बाद फोन कीजिए मिस्टर कोहली। लेकिन मैं खामोश हो गया। तब तक लाइन कट चुकी थी। मैंने सीढ़ियों की ओर निगाह दौड़ाई। सुजाता को नमूदार होती न पाकर वक्त गुजारी के लिए मैंने अपने ऑफिस फोन किया। यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस। मुझे अपनी सेक्रेटरी रजनी का खनकता हुआ स्वर सुनाई दिया। मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर बोल रहा हूं। बोलिए बोलिए, मैं भुनभुनाया। हद है तुम्हारी भी। क्या हुआ? उसने भोलेपन से पूछा। अरे कोई राम सलाम नहीं, कोई नमस्ते नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, ईंट मार दी। बोलिए, मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूं या तुम्हारा दूध वाला हूं? आप मेरे दूध वाले होते तो फिर मैं ऐसे थोड़े ही बोलती। फिर कैसे बोलती? फिर मैं कहती, नमस्ते चाचा जी। चाचा जी? हाँ, आप मेरे चाचा जी बनना चाहते हैं? अरे जहन्नुम में गया तेरा चाचा जी, मूड खराब कर दिया। सॉरी, कहती है सॉरी। आप अगर इस वक्त अपने एम्प्लॉयर की फोन कॉल रिसीव करने का मेरा पोस्ट देख पाते तो खुश हो जाते, फिर न कहते कि ईंट मार दी। देख पाता तो क्या देखता? आप देखते कि मैं सावधान की मुद्रा में खड़ी हूं, मेरा दायां हाथ सैल्यूट की सूरत में मेरे माथे पर है और मैं थर थर कांप रही हूं। रजनी, मैं जो सवेरे दफ्तर नहीं पहुंचा तो तूने कोई फिक्र की बात की, समझी? बहुत फिक्र की आपकी। फिक्र की तो क्या किया? सारे बड़े अस्पतालों की कैजुअल्टी पर फोन किया, आसपास के सारे थानों में पूछताछ की। अभी डायरेक्टरी में तिहाड़ जेल का नंबर देख रही थी कि आपका फोन आ गया। लानत लानत। अब आप कहां से बोल रहे हैं? इन्हीं जगहों में से किसी से या कहीं और से? कहीं और से। शुक्र है भगवान का, जान में जान आ गई। कम से कम ये तो पूछना था, कहीं और से, कहां से? होंगे आप किसी नई बहन जी के पहलू में। हफ्ता 10 दिन तो अब दफ्तर क्या ही आ पाएंगे आप। अहमक, जानती नहीं कि मैं मरता मरता बचा हूं। अच्छा? हाँ, वो रात को जरूर कोई विष कन्या पल्ले पड़ गई होगी इस बार। तौबा, तेरे से तो बात करना भी गुनाह है। एक नंबर की कमबख्त औरत है तू। करेक्शन, एक नंबर की नहीं हूं, औरत नहीं हूं, लेकिन कमबख्त है। बन गई हूं कुछ कुछ आपकी सोहबत में। अब ये बात अभी कितनी बार कहेगी? जितनी बार आप मुझे ये एक नंबर की कमबख्त औरत वाला फिक्रा कहेंगे। ठीक है, मर। खड़े खड़े, सावधान और सैल्यूट की मुद्रा में थर थर कांपते हुए। हाँ, जैसे मुझे यकीन ही आ गया कि तू तो ऐसे ही खड़ी है। आके देख लीजिए। आना जैसे आसान है। जो बहन जी आने से रोके हुए हैं वो इजाजत दें तो कोई दिव्य दृष्टि पैदा कीजिए अपने आप में। क्या मुश्किल काम है। मैं व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, आपके लिए? आखिर इतने बड़े जासूस हैं आप। तभी मुझे सीढ़ियां उतरती सुजाता दिखाई दी। ठीक है, मैं बोला, मैं आके खबर लेता हूं तेरी। मैंने फोन हुक पर टांग दिया। मैं फ्लैग स्टाफ रोड पहुंचा। कृष्ण बिहारी माथुर की कोठी पर एक निगाह पड़ते ही मुझे कबूल करना पड़ा कि मदान ने उसके बारे में गलत नहीं कहा था। वो भव्य विशाल कोठी जिसके सामने मैं उस घड़ी खड़ा था, यकीनन किसी बादशाह के आवास के ही काबिल हो सकती थी। गरीब आदमी के लिए पैसा भगवान है, लेकिन दौलतमंद के लिए पैसे का रोल बड़ा सीमित होता है। दौलतमंद की जिंदगी में दौलत की एक ऐसी स्टेज आ जाती है जबकि बतौर दौलत वो यूजलेस शय बन जाती है। तब उसका कोई इस्तेमाल मुमकिन होता है तो यही कि उससे और दौलत कमाई जा सकती है। दौलतमंद को जरूर इस बात का अफसोस रहता होगा कि खुदा ने उसका 10 मुंह और 20 पेट क्यों नहीं दिए। वो चांदी घोल कर क्यों नहीं पी सकता, सोने का निवाला क्यों नहीं खा सकता, हीरे जवाहरत क्यों नहीं चबा सकता। शायद यही वजह है कि दौलतमंद आदमी अपनी दौलत का सबसे व्यापक और भौंडा प्रदर्शन इमारत बनाने और औलाद की शादी करने पर करता है। वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ का एक नमूना माथुर की कोठी की सूरत में उस वक्त मेरे सामने मौजूद था। कोठी 2 मंजिला थी और एक कोई 5000 गज के प्लॉट के बीचों बीच ताजमहल की तरह खड़ी थी। आयरन गेट से कोठी तक पहुंचते ड्राइववे के दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे पेड़ थे।
मखमली घास थी, खूबसूरत फूल थे, फव्वारे थे और संगमरमर की प्रस्तर प्रतिमाएं थीं। दिल्ली शहर में उस ढंग से उतनी जगह में बनी दूसरी इमारत जरूर राष्ट्रपति भवन ही होगा। आयरन गेट पर खड़े सशस्त्र गोरखे को मैंने अपना परिचय दिया। जैसा कि हुक्म हुआ था, आधे घंटे के बाद मैं वहां फोन करके आया था और मेरी माथुर से मुलाकात की दरख्वास्त कबूल हो चुकी थी। चौकीदार ने मुझे भीतर दाखिल हो लेने दिया। एक वर्दीधारी नौकर को वहां तलब किया गया और मुझे उसके हवाले कर दिया गया। नौकर मुझे एक रेलवे प्लेटफॉर्म जितने बड़े ड्राइंग रूम में ले गया। आप यहाँ बैठिए, वो बड़े अदब से बोला। मैं भीतर खबर करता हूँ। मैंने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मैंने बैठने का उपक्रम नहीं किया। नौकर वहां से विदा हो गया। मैं सोचने लगा, हालात बड़े उम्मीद अफजा थे। ये बड़ा सुखद संयोग था कि मर्डर वेपन का मालिक एक रईस आदमी निकला था। योर्स ट्रूली को कोई अतिरिक्त 4 पैसे हासिल होने की उम्मीद किसी रईस आदमी से ही हो सकती थी। कड़के से क्या हासिल होता? मुझे सिगरेट की तलब लग रही थी, लेकिन वहां कहीं एश ट्रे न दिखाई दे रही थी। इस वजह से मुझे अपने पर जब्त करना पड़ा। इतनी शानदार जगह पर सिगरेट की राख बिखरने की जुर्रत आपके खादिम से नहीं हो रही थी। कुछ क्षण जब वही पहले वाला नौकर ट्रे पर कोल्ड ड्रिंक का एक ग्लास रखकर वापस लौटा, उसने ट्रे मुझे पेश की। मैंने ग्लास उठा लिया और बोला, एश ट्रे। उसने एक सोफे के सामने पड़ी शीशे की मेज की तरफ इशारा किया। वहां कांसे का बना एक हाथी पड़ा था। हाथी का हौदा एश ट्रे की तरह इस्तेमाल होने के लिए ही बना था। तौबा, मैंने जिसे सजावटी मुजस्समा समझा था वो एश ट्रे निकली। मैंने नाया साहब को खबर दे दी है, नौकर बोला। आगे वही आपसे बात करेंगे। नाया साहब कौन है? मैंने पूछा। साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। ओह, नौकर वहां से रुखसत हो गया। कोल्ड ड्रिंक का गिलास मैंने हाथीनुमा एस्ट्रे वाली मेज पर रखा और उसके सामने एक सोफे पर ढेर हो गया। मैंने अपना डनहिल का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। सोफा किसी तजुर्बेकार कॉल गर्ल की आगोश जैसा आरामदेह था। मुझे डर लग रहा था कि उस पर बैठा बैठा कहीं मैं ऊँघने न लगूं। तभी वहां का भीतर की तरफ दरवाजा खुला और भीतर एक सुंदर युवती ने कदम रखा। मैं हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। मेरे पर निगाह पड़ते ही लड़की थमक कर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एकाएक हैरानी और बदहवासी के भाव प्रकट हुए। कुछ क्षण वो मुझे मुंह बाएं देखती रही। मैंने देखा कि वो मर्दों जैसी खुले गले की लंबी धारियों वाली कमीज और डेनिम की जीन्स और जैकेट पहने थी। जीन्स इतनी टाइट थी कि ऐसा लगता था जैसे टखनों से कमर तक जिस्म पर डेनिम की रंगत का स्प्रे पेंट हुआ था। उसकी कमीज के 3 बटन खुले थे, जिसकी वजह से उसके गले की मरमरी रंगत का बहुत बड़ा दिलकश नजारा हो रहा था। कमीज बड़ी बड़ी जेबों वाली थी और वक्ष के उभार जेबों से भरे लगते थे। मैंने मन ही मन घुटनों तक लार टपकाते हुए सोचा, काबू में आ जाए तो सबसे पहले जेबें ही खाली करूं सारी की। फिर उसके चेहरे के भाव बदले। मुझे लगा जैसे उसने चैन की गहरी सांस ली हो। मैंने देखा कि उसके बाल कटे हुए थे और मेकअप के नाम पर उसके होठों पर बहुत सलीके से चढ़ी हुई सिर्फ लाल लिपस्टिक दिखाई दे रही थी। हेलो देयर, वो मुस्कुराकर बोली। हेलो योरसेल्फ, मैं बड़े अदब से बोला। गेंद की तरफ उदकती हुई वो मेरी तरफ बढ़ी। मैंने उसकी उम्र का अंदाज 20 के आसपास का लगाया। वो मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई तो एकाएक मेरे जहन में जैसे बिजली सी कौंधी। वो वही लड़की थी जिसे मैंने शशिकांत की मेज की दराज से बरामद वीडियो कैसेट में देखा था। उस वक्त क्योंकि वो पूरी ढकी हुई थी, इसीलिए मुझे उसको पहचानने में वक्त लगा था। आखिर नंगी औरत में सूरत से कहीं बेहतर देखने लायक चीजें होती हैं। तुम जरूर कोई मम्मी के वाकिफ हो, वो बोली, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानती नहीं। मम्मी? मेरे मुंह से निकला। मेरे डैडी की बीवी, मम्मी ही हुई ना मेरी, मिसेस माथुर, मिसेस सुधा माथुर। उसके स्वर में व्यंग का स्पष्ट पुट था। आप माथुर साहब की बेटी हैं? हाँ, पिंकी कहते हैं मुझे। मदान ने सुधा माथुर को अपनी बीवी से सिर्फ 4 साल बड़ी बताया था। इस लिहाज से वो पिंकी, वो
बालिका सुधा माथुर की बेटी तो नहीं हो सकती थी। सौतेली माँ की बेटी हैं आप, मैं बोला। बेटी तो सगी माँ की भी होती है। मेरा मतलब यह है कि सुधा माथुर जी माथुर साहब की दूसरी बीवी हैं। हाँ, तुम सुधा से मिलने आए होगे, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं होती। वजह? इंटीरियर डेकोरेटर जो है, अपने एक्सटीरियर की डेकोरेशन की नुमाइश करने के लिए इंटीरियर डेकोरेशन का सजावटी धंधा पकड़ा हुआ है पट्टी ने। इतने रईस आदमी की बीवी ये धंधा पैसा कमाने के लिए नहीं करती, शौक की खातिर करती है, पास टाइम के लिए करती है। और क्या? घर से अकेली निकलने का बहाना हासिल करने के लिए करती है। आई सी। इस वक्त कनॉट प्लेस में होगी, अपने ऑफिस में। आई मीन होगी तो होगी, वैसे नहीं भी होगी। मैं उनसे मिलने नहीं आया। सच? हाँ। वेल, दैट्स गुड न्यूज। मुझे तो गुस्सा ही आने लगा था। किस बात पर? इसी बात पर, जो भी खूबसूरत सजीला नौजवान इस घर में कदम रखता है वो मम्मी से ही मिलने आया होता है, उसका क्लाइंट बन के, अपना इंटीरियर डेकोरेशन कराने के लिए। ये खूबसूरत सजीला नौजवान आपने मुझे कहा? तुम्हें ही कहा। और कौन है यहाँ? फिर तो तारीफ का शुक्रिया। सिर्फ थोबड़ा ही खूबसूरत है या हरामी भी हो? वो तो मैं एक नंबर का हूं। और कमीने? फुल। खास दिल्ली वाली किस्म के? हाँ। और फंदेबाज, मतलबी, हरजाई, एक्सपोर्ट क्वालिटी का? फिर तो तुम्हारी निभ जाएगी हफ्ता 10 दिन, क्योंकि मैं खुद ऐसी ही हूं। कैसी? हरजाई, कमीनी, फ्लर्ट। और फ्रैंक, साफ को? वो भी। नाम क्या है तुम्हारा? सुधीर। कुंभ राशि हो ना? हाँ, कुंभ राशि से मेरी खास पड़ती है, इसीलिए तुम्हारे साथ हो सकता है हफ्ता 10 दिन की जगह महीना 2 महीना चल जाए। जहनसीब। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो जो कुछ कह रही थी दिल से कह रही थी या महज अपनी हाजिर जवाबी को धार दे रही थी। आज मौसम बढ़िया है, वो बोली। चलो कहीं ड्राइव पर चलें। मेरे पास कार नहीं है, मैं खेदपूर्ण स्वर में बोला। नो प्रॉब्लम, मेरे पास है, कई हैं, लेकिन खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दो हरामी। इस वक्त मेरा आपके डैडी से मिलना जरूरी है। मत मिलो। निहायत जरूरी है। सोच लो, ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। आएगा, जल्द आएगा। क्या? मौका दोबारा तुमसे मुलाकात का। मिस्टर, सोच लो, नाउ और नेवर। शाम को कहाँ पाई जाती हो? शाम किसने देखी है? कहाँ पाई जाती हो? मेरी शामें ऐसे अहमक के लिए नहीं है जिसको मुझसे ज्यादा जरूरी मेरे बाप से मिलना लगता हो। उसने जोर से पांव पटके और रोषपूर्ण स्वर में बोली, गुड बाय। ठहरो ठहरो, इरादा बदल रहे हो? वो ठिठक कर बोली। वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बात का जवाब दो। किस बात का? अभी जब तुम्हारी पहली निगाह मेरे ऊपर पड़ी थी तो तुम चौंक गई थी। बदहवास क्यों हो गई थी? मैं तो नहीं चौंकी थी, मैं तो नहीं हुई थी बदहवास। क्या इसलिए क्योंकि तुम मुझे शशि समझ बैठी थी? शशि? सिर्फ हेयर स्टाइल और मूछों का फर्क है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम किसी शशि को नहीं जानती? नहीं। यूं आनन फानन बिना सोचे विचारे जवाब मत दो। कम से कम ये तो पूछ लो कि मैं किस शशि की बात कर रहा हूं, और नहीं तो उसका पूरा नाम ही पूछ लो। पूछ लिया, बोलो क्या है पूरा नाम? कौन है वो? पूरा नाम शशिकांत, घर मेटकाफ रोड पर, राजेंद्र प्लेस में नाइट क्लब। कुछ याद आया? नहीं। फिर तो अभी जो अपनी खूबियां तुमने बयान की हैं उनमें एक खूबी और जोड़ लो। क्या? बड़ी ढीठ हो। शट अप। और भुलक्कड़ भी। मादरजात अल्फ नंगी होकर जिस मर्द को एंटरटेन कर रही थी उसे चंद दिन भी याद न रख सकी? क्या? मैंने सिर्फ 2 मिनट फिल्म देखी थी,
तो तुम्हारे सांचे में ढले नंगे जिस्म को देखकर मुझे गश आने लगा था। पूरी फिल्म देखता तो मेरी हालत अस्पताल जाने वाली हो जाती या शायद शमशान पहुंचने वाली। फिल्म? कैसी फिल्म? वीडियो फिल्म मेरे पास है, शाम को मिलना, दिखाऊंगा। कहाँ? जहां तुम कहो। फोन करना। कहाँ? 2511-265 पर। ये मेरा प्राइवेट नंबर है, इसे मैं ही उठाती हूँ। मैं नहीं उठाऊंगी तो कोई और भी नहीं उठाएगा। गुड। वो लंबे ढक भरती वहां से विदा हो गई। मैं वापस सोफे पर बैठ गया। मैं अभी बैठा ही था कि वहां एक सूट बूट धारी साउथ इंडियन ने कदम रखा। उम्र में वो कोई 50 साल का था और इतना काला था कि चमड़ी की और बालों की रंगत में फर्क मुश्किल से ही मालूम होता था। उसकी आंखें तीखी थीं और चेहरे पर बुद्धिमता की छाप थी। हेलो, वो बोला। आई एम नायर। मैं मिस्टर माथुर का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। मैं सुधीर कोहली। मैं उठता हुआ बोला। आई नो। वेलकम मिस्टर कोहली। मिस्टर माथुर शूटिंग रेंज पर हैं। शूटिंग रेंज पर? मैं सकपकाया। लेकिन मुझे तो यहाँ मिलने आने को कहा गया था। मिस्टर कोहली, वो मुस्कुराया। शूटिंग रेंज यही है। मिस्टर माथुर को जिस चीज की जरूरत होती है वो उनके लिए यही मुहैया की जाती है। वो चीज के पास नहीं जाते, चीज उनके पास आती है। कमाल है। शूटिंग रेंज यही कोठी के पिछवाड़े में है। आप उनके पास जाना चाहते हैं तो अभी चल सकते हैं, वरना अभी और इंतजार कीजिए। मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। तो फिर तशरीफ लाइए। मैं उसके साथ चलता हुआ कोठी के पिछवाड़े में पहुंचा। वहां एक बहुत बड़ा उद्यान था जिसके बीच में स्विमिंग पूल था और जिसके आगे शूटिंग रेंज था। पिछवाड़े में पहुंचते ही शूटिंग की आवाज आने लगी थी। स्विमिंग पूल से पार हो जाने के बाद मुझे एक उम्रदराज आदमी दिखाई दिया जो कि राइफल से दूर टंगे टारगेट पर गोलियों से निशाना साध रहा था। मैंने देखा कि वो आदमी खड़ा होकर राइफल चलाने की जगह बैठकर ऐसा कर रहा था और जिस कुर्सी पर वो बैठा था वो एक व्हील चेयर थी। मिस्टर माथुर अपाहिज हैं, नायर धीरे से बोला। 2 साल पहले लकवे के शिकार हो गए थे। दोनों टांगें बेकार हो गई हैं, बस कमर से ऊपर के ही अंग चलते हैं। ओह, फिर तो कहीं आते जाते तो क्या ही होंगे। बहुत कम आते जाते हैं, बहुत ही कम। तभी जब जाना बहुत ही जरूरी हो। कोई इलाज वगैरह? कोई इलाज नहीं। इंग्लैंड अमेरिका तक डॉक्टर उन्हें लाइलाज घोषित कर चुके हैं। दैट्स टू बैड। हम पीछे से उनकी ओर बढ़े। मेरे देखते देखते माथुर ने राइफल से जितनी भी गोलियां चलाईं वो तमाम की तमाम टारगेट से कहीं न कहीं टकराईं। निशाना खूब था उसका। हम करीब पहुंचे तो उसने राइफल रख दी। मैंने देखा कि अपाहिज होते हुए भी 60 साल की उम्र के लिहाज से उसकी तंदुरुस्ती बुरी नहीं थी। उसके चेहरे पर चमक थी और बाल उस उम्र में भी आधे से ज्यादा काले थे। उसकी सूरत से यूं लगता था जैसे जिंदगी की हर देखने लायक चीज कई कई बार देख चुका था और पहली बार देखने पर भी किसी चीज का उस पर कोई खास रौब गालिब नहीं हुआ था। इसे कहते हैं खालिस बड़ा आदमी। मैंने मन ही मन सोचा। सर, नायर ने आगे बढ़कर उसे बताया, मिस्टर कोहली हैज अराइव्ड। उसने पैनी निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। मेरे अभिवादन पर उसने कोई खास गौर फरमाया हो ऐसा नहीं लगा। उसने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया जो कि फौरन लंबे डग भरता वहां से रुखसत हो गया। नायर बहुत दूर निकल गया हो तो वो मेरे से मुखातिब हुआ। यू आर ए प्राइवेट डिटेक्टिव। आई हैव द ऑनर सर। मैं बड़े अदब से बोला। यहां खड़े ही रहना पड़ेगा तुम्हें। उसकी व्हील चेयर के करीब एक छोटी सी टेबल पड़ी थी जिस पर कारतूस के कुछ डिब्बे और 2 रिवॉल्वरें रखी हुई थीं। वो चाहता तो मुझे उस टेबल पर बैठने को कह सकता था, लेकिन वो भला क्यों चाहता? उसे मेरी असुविधा से क्या लेना देना था? आई डोंट माइंड सर, प्रत्यक्षता मैं बोला। या भीतर चलें? मेरे लिए तो एक ही बात है, आप जैसा मुनासिब समझें। आज मौसम बढ़िया है, आउटडोर के काबिल। यही ठीक है सर। यू श्योर यू डोंट माइंड कीप स्टैंडिंग? नॉट एट ऑल सर। सो नाइस ऑफ यू। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, तुम्हारा फोन आने और तुम्हारे यहां पहुंचने के बीच के वक्फे में हमने तुम्हारे बारे में तफ्तीश कराई है। कुछ अच्छा तो सुनने को नहीं मिला होगा सर।
अच्छा ही सुनने को मिला है, काफी फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव बताए जाते हो। नो? अंधों में काना राजा जैसी कुछ पूछ है तो सही सर, दिल्ली शहर में मेरी। रिवॉल्वर की क्या बात है? पहले आप ये बताइए कि सीरियल नंबर D241436 वाली हाथी दांत की मूठ वाली 22 कैलिबर की रिवॉल्वर क्या वाकई आपकी मिल्कियत है? है तो सही। आपके पास है? तुम्हें मालूम तो नहीं है? हमें पहले नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम है। तुम्हारी पहली कॉल के बाद हमने रिवॉल्वर को उसकी जगह पर चेक किया था। वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। सर, वो मर्डर वेपन है। क्या? उससे कत्ल हुआ है। किसका? वो तो मुझे नहीं मालूम। ये कैसे मालूम है कि कत्ल हुआ है? मुझे बताया है। किसने बताया है? साफ साफ बोलो, पहेलियां मत बुझाओ। सर, बतौर प्राइवेट डिटेक्टिव मेरी खिदमत हासिल करने का ख्वाहिशमंद एक आदमी मेरे पास आया था। उसी ने मुझे सब कुछ बताया है और उसी के अधिकार में इस वक्त वो रिवॉल्वर है। नाम क्या है उसका? नाम बताना मेरे पेशे के उसूलों के खिलाफ है। वो हमारी रिवॉल्वर है, जिसे वो शख्स मर्डर वेपन कहता है, उसके अधिकार में है। जी हाँ। वो चाहता क्या है? वो मुझे बिचौलिया बनाकर उस रिवॉल्वर के बदले में आपसे 4 पैसे खड़े करना चाहता है। 4 पैसे किस रकम को कहता है? 50,000 रुपयों को। और तुम? उसके स्वर में तिरस्कार का पुट आ गया। हमें ये राय देने आए हो कि हम ये रकम उसे सौंप दें? सर, मैं आपको ये राय देने आया हूं कि आप उसे कानी कौड़ी न दें। वो सकपकाया। वो कुछ क्षण अपलक मुझे देखता रहा और फिर बदले स्वर में बोला, अच्छा? जी हाँ। मिस्टर, अभी तुम कह रहे थे कि उस शख्स का नाम बताना तुम्हारे पेशे के उसूलों के खिलाफ है। अब उसके हितों के खिलाफ हमें राय देते वक्त कोई तुम्हारा उसूल टूट नहीं रहा? मैं हड़बड़ाया। मैं उसे क्या बताता कि वो बात तो तब लागू होती जबकि ऐसे किसी क्लाइंट का अस्तित्व होता। वो सिर्फ प्रस्ताव है सर, मैं बोला। मेरा क्लाइंट तो अभी बन नहीं गया है और फिर मुझे उसकी बात की हकीकत को परखने का पूरा अख्तियार है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट सर? उसने हिचकते हुए सहमति में सिर हिलाया। तो एक क्षण के बाद वो बोला, तुम समझते हो कि हमें उस शख्स को खातिर में नहीं लाना चाहिए? जी हाँ। मैं जोश भरे स्वर में बोला। सर, वो क्या है कि जाती तौर पर मैं ब्लैकमेलिंग के सख्त खिलाफ हूं। ब्लैकमेलर की मांग तो सर जूते की तरह होती है, जो एक बार फटना शुरू हो जाए तो फटता ही चला जाता है। ब्लैकमेलर को अपने शिकार के साथ एक बार जोंक बनकर चिपट जाता है तो मुकम्मल खून निचोड़ कर ही मानता है। लेकिन जब रकम के बदले में रिवॉल्वर हमें वापस मिल जाएगी तो? ब्लैकमेलर रिवॉल्वर की तस्वीरें रख सकता है, उसके बैलिस्टिक मार्क्स का रिकॉर्ड रख सकता है, दस्तावेज के तौर पर अदला बदली की केस हिस्ट्री बनाकर अपने पास महफूज रख सकता है। वो सारे सिलसिले का कोई गवाह खड़ा कर सकता है। ओह! और फिर मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसे उच्च कोटि के श्रीमंत का या उनके परिवार के किसी सदस्य का कत्ल जैसे जघन्य अपराध से कोई रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। सच पूछिए तो मेरा ये यकीन ही मुझे आप तक लाया है, न कि आपके और ब्लैकमेलर के बीच बिचौलिया बनने का इरादा। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, वेरी नाइस ऑफ यू इंडीड। तुम तो बड़े कैरेक्टर वाले नौजवान मालूम होते हो। आपकी जर्रा नवाजी है सर, जो आपने मुझे ऐसा समझा। तुम तो हमारे बहुत काम आ सकते हो। वी मे नीड योर प्रोफेशनल सर्विसेज। आई विल बी ओनली टू ग्लैड टू बी ऑफ एनी सर्विस टू यू सर। लेकिन सवाल ये है कि उस रिवॉल्वर की बरामदगी के सिलसिले में हमारे लिए काम करना क्या तुम्हें मंजूर होगा? जी भाई, हमारा इंटरेस्ट तुम्हारे उस ब्लैकमेलर क्लाइंट के इंटरेस्ट से एन उलट है। ऐसा तब होगा सर जबकि रिवॉल्वर वाकई मर्डर वेपन, कत्ल का हथियार साबित हो। और फिर मैंने अभी कहा कि वो मेरा क्लाइंट अभी बन नहीं गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा मतलब है कि वो रिवॉल्वर कैसे कत्ल का हथियार साबित हो सकती है या नहीं साबित हो सकती है। सर, इजाजत दें तो इस बाबत मैं आपसे एक आध सवाल करूं। करो। वो रिवॉल्वर यहां कहां रखी जाती थी?
मेरी स्टडी में, कोठी के ग्राउंड फ्लोर पर। उसी के एक कोने में मेरी गन की कैबिनेट है, जिसमें कई राइफलें, पिस्तौलें और रिवॉल्वरें हैं। उस कैबिनेट के एक दराज में ये रिवॉल्वर पड़ी होती थी। दराज को ताला कभी ज़रूरी नहीं समझा गया। यहाँ के नौकर चाकर खानदानी हैं, वफादार हैं, स्वामी भक्त हैं। आजकल चांदी का जूता मार के किसी का ईमान खराब कर देना क्या मुश्किल है? यहाँ यूं ईमान खो देने वाला नौकर कोई नहीं, ये हमारी गारंटी है। आई सी। तब तो आपके फैमिली मेंबर्स की भी उस रिवॉल्वर तक पहुंच थी। 2 नॉन मेंबर्स की भी पहुंच थी उस तक। वो कौन हुए? एक हमारा प्राइवेट सेक्रेटरी नायर, जिससे तुम अभी मिले हो, और दूसरा हमारा वकील। दोनों भरोसे के आदमी हैं। नायर तो जब से मैं अपाहिज हुआ हूं, हमारा हाथ पांव दिमाग सब कुछ है। यहीं रहते हैं नायर साहब? रहता अशोक विहार में है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यहां भी रुक जाता है। अशोक विहार में कहाँ? उसने एक पता बताया जो कि मैंने नोट कर लिया। और वकील साहब? वो शालीवार बाग में रहता है, लेकिन वो नायर की तरह यहाँ रोज नहीं आता। नायर तो 9 से 6 तक लाजमी तौर पर यहाँ होता है। वकील तभी आता है जब या तो उसे बुलाया जाए या फिर उसका शूटिंग की प्रैक्टिस का दिल कराए। वो भी आपकी तरह शूटिंग का शौक रखते हैं? हाँ, पक्का निशानेबाज है वो। क्रैक शॉट, सारी दिल्ली में नाम है। क्या नाम है उसका? पुनीत खेतान। जी? तुम्हारे जैसा ही खूबसूरत और होनहार नौजवान है। कारोबारी मशवरे के लिए तो हमारे पास फौज है वकीलों की, लेकिन खेतान मेरा पर्सनल लीगल एडवाइजर है। फैमिली मेंबर जैसा दर्जा है उसका यहाँ। खुशकिस्मत है पट्टा। मैं मन ही मन भुनभुनाया। हर जगह फिट है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे अलावा मेरी बीवी सुधा, नौजवान बेटी पिंकी है, और उससे कोई 10 साल बड़ा बेटा मनोज है। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, मिस्टर कोहली, जब तुम्हें हमने कॉन्फिडेंस में लिया है और तुम हमारे लिए काम करने भी वाले हो, तो एक बात हम तुमसे छुपा कर नहीं रखना चाहते। कौन सी बात? पिंकी की बात। लेकिन वादा करो कि इस बाबत तुम कहीं मुंह नहीं फाड़ोगे। मैं वादा करता हूं। गुड। हमारे साथ वफादारी दिखाकर घाटे में नहीं रहोगे मिस्टर कोहली। हमारा काम करो, वो रिवॉल्वर हमें वापस दिलाओ। बतौर फीस हम तुम्हारी कल्पना से बाहरी रकम तुम्हें देंगे। कितनी? तुम्हारा वो ब्लैकमेलर क्लाइंट उस रिवॉल्वर के बदले में हमसे 50,000 रुपये हासिल करना चाहता है। कोहली, उसे 50,000 देने की जगह हम तुम्हें 1 लाख रुपया देना पसंद करेंगे। मेरा दिल जोर से धड़का। मेरा जी चाहा कि मैं वार्तालाप को वहीं विराम लगाकर आंधी की तरह मंदिर मार्ग पहुंचूं और तूफान की तरह रिवॉल्वर लाकर उन्हें वापस लौटा दूं। बड़ी मुश्किल से आपके खादिम ने अपने लालच पर जब्त किया। सर, मैं बोला, अगर वो रिवॉल्वर मर्डर वेपन निकला तो उसकी जगह पुलिस की कस्टडी होगी। उस सूरत में तुम्हारा काम ये साबित करना होगा कि हमारा या हमारी फैमिली का किसी मर्डर से कोई लेना देना नहीं। आपको पूरा एतबार है इस बात पर? वो खामोश हो गया। आप पिंकी के लिए कुछ कहने जा रहे थे? हाँ, वो तनिक चिंतित भाव से बोला। सच पूछो तो वो हमारे एतबार को डगमगा रही है। जी? बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है, माँ बाप के हाथों से निकली हुई। जितनी उसकी उम्र है उससे 10 गुना ज्यादा गुल खिला चुकी है। शुरू से ही प्रॉब्लम चाइल्ड रही है वो। 10 साल की थी जब उसकी माँ मर गई थी। तब हम अपनी आज की हालात में नहीं थे और अपने कारोबार में बहुत मसरूफ रहते थे। पिंकी के लिए वक्त निकालते थे अपने बिजी बिजनेस शेड्यूल में से, लेकिन शायद वो काफी नहीं होता था। गवर्नेंस थी उसके लिए, लेकिन वो उसके काबू में नहीं आती थी। 6 साल यूं ही कटे। फिर उसने बचपन की बेहुदा और काबिले एतराज हरकतें छोड़कर नौजवानी वाली बेहुदा और काबिले एतराज हरकतें शुरू कर दी। कहते शर्म आती है, लेकिन मौजूदा हालात में बताना जरूरी हो गया है कि जब वो 10वीं जमात में थी तो प्रेग्नेंट हो गई थी। बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया, स्कूल छुड़ा दिया, घर पर ही उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया, तो अपने से 3 गुना उम्र में बड़े टीचर पर ही डोरे डालने लगी। लेडी टीचर रखी तो उसे पीट कर भगा दिया।
उस विकट स्थिति का हल शुभचिंतकों ने यह सुझाया कि हम फिर से शादी कर लें। तब 26 साल का मनोज था और शादी शर्म की बात थी, लेकिन औलाद की खातिर शादी की। बीवी तकदीर से समझदार और फर्माबरदार मिल गई। उसने हमारी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम माना और बड़े यत्न से पिंकी को काबू करना शुरू किया। वो कामयाब हुई किसी हद तक। अगले 2 साल बहुत ही चैन से गुजरे। हमें लगा कि पिंकी पर कोई नामुराद साया था जो टल गया, लेकिन तकदीर की मार कि फिर हमें फालिज मार गया। हमारी उस दुश्वारी की घड़ी में बीवी की तवज्जो हमारी तरफ हुई तो बेटी फिर हाथों से निकल गई। इस बार और भी बड़ा गुल खिलाया। ड्रग एडिक्ट बन गई। गनीमत समझो कि जल्द पता लग गया। 2 महीने सेनेटोरियम में रखा। सुधर कर घर आई तो मरी माँ और अपाहिज बाप का सदका देकर वादा किया कि फिर वो नशे का नाम नहीं लेगी। बदले में उसने शर्त लगाई कि उसकी आज़ादी में खलल न डाला जाए, उसकी ज़रूरतों पर अंकुश न लगाया जाए, उस पर जासूसी न कराई जाए और उसका मुकम्मल एतबार किया जाए। मजबूरन उसकी वो शर्त मानी। तब तक 19 से ऊपर की हो चुकी थी वो। उस उम्र में लड़की को बेड़ियों में पहनाकर तो नहीं रखा जा सकता ना। जी हाँ, वजह फरमाया आपने। बीवी राय देती थी कि शादी कर दें, लेकिन वो अपनी बला दूजे के सिर मरने जैसा काम होता। फिलहाल हमने यही उचित समझा कि हम भगवान से उसे सुबुद्धि देने की प्रार्थना करें और कुछ अरसा सिलसिला यूं ही चलता रहने दें। ठीक से चला सिलसिला। उसने अवसादपूर्ण ढंग से इनकार में गर्दन हिलाई और फिर बोला, 4 महीने पहले अपनी 10 सहेलियों के साथ हफ्ते भर के लिए मुंबई गई। सहेलियां 8वें दिन लौट आईं। पिंकी न लौटी। सहेलियों से पूछताछ की। फिर मुंबई पड़ताल करवाई गई तो वहां भी नहीं थी वो। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, कुछ पता न चला। 20 दिन बाद किसी ने बताया कि उसने पिंकी को नेपाल में देखा था। फौरन मनोज को नेपाल जाने के लिए तैयार किया, लेकिन उसके रवाना होने से पहले ही वो घर लौट आई, पूरे 1 महीने बाद। पूछने पर भी कुछ बताने को तैयार नहीं। पूछताछ को अपनी आज़ादी में खलल का दर्जा देने लगी। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगी कि हम अपने वादे से फिर रहे थे। साथ ही यकीन दिलाने लगी कि उसने सैर करने के अलावा कोई बेजा हरकत नहीं की थी। बताकर सैर क्यों नहीं की? क्योंकि उसे अंदेशा था कि हम यूं अकेले सैर की इजाज़त नहीं देंगे। बहरहाल पिंकी घर लौट आई थी और हमारे पास खामोश रह जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। था सब कुछ ठीक ठाक? कहाँ था ठीक ठाक। अभी पिछले ही महीने बीवी ने अंदेशा जाहिर किया कि शायद वो फिर से नशा करने लगी थी, फिर से ड्रग एडिक्ट बन गई थी। ओह, अब वो बड़ी हो गई थी तो चालाक भी हो गई थी। ऐसी बातें छुपाकर रखने की कला जान गई थी। पूछे जाने पर साफ मुकर गई। रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा लिया। हमें ही खामोश हो जाना पड़ा। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो उसे वॉच ही कर रहे हैं। आई सी। मिस्टर कोहली, तुम्हें पिंकी की केस हिस्ट्री से वाकिफ कराने का मकसद ये था कि उस रिवॉल्वर को लेकर अगर इस हाउस होल्ड में कोई बंदा कोई गुल खिला सकने में सक्षम था तो वो पिंकी थी। अगर आप उससे रिवॉल्वर की बाबत सीधे बात करें तो वो तो साफ मुकर जाएगी। रिवॉल्वर की कभी सूरत भी देखी होने से इनकार कर देगी। हम क्या जानते नहीं उसके कमबख्त मिजाज को। ऊपर से सालों साल झूठ बोलते रहने की वजह से झूठ बोलने का इतना तजुर्बा जो हो गया है उसे। उसकी आज़ादी बरकरार है? फिलहाल तो बरकरार है। फिलहाल तो जब जिसके साथ चाहती है आती जाती है। घर में किसी से भीगती है? क्या मतलब? सर, डज शी कन्फाइड इन एनीबडी? ओह दैट। देखो, हमारे से तो उसकी भरपूर कोशिश होती है कि वो न्यारी न्यारी ही रहे। भाई से भी कुछ यूं ही पेश आती है। सुधा से कुछ खुलती है, लेकिन उसका हमें कोई खास फायदा नहीं होता। क्यों? 3/4 बातें तो सुधा हमसे छुपा लेती है, हमारी नाजुक तंदुरुस्ती की खातिर। फिर भी ये शक मिसेस माथुर ने आप पर जाहिर किया कि पिंकी शायद फिर नशा करने लगी थी। हाँ, ये गंभीर मसला जो था, ये भी वो छुपाती तो उसे बीवी और माँ दोनों के रोल में फेल माना जाता। आपके ख्याल से पिंकी कत्ल कर सकती है? वो प्रॉब्लम चाइल्ड है, बोला ना।
शी इज नॉट ए नॉर्मल किड। वो कुछ भी कर सकती है। आपकी निगाह में कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके कत्ल का वो इरादा कर सकती हो, अपने इरादे पर चाहे वो अमल न कर पाई हो, लेकिन जिसकी वजह से उसने आपकी रिवॉल्वर चुराई हो? वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने पहले हौले हौले और फिर जोर जोर से इनकार में सिर हिलाया। आपके खादिम को इसका इनकार सरासर फर्जी लगा। एक बात आप समझते हैं ना सर, मैं बोला, अगर वो कत्ल की गुनहगार निकली तो उसके गुनाह का पर्दा डालना मेरे बूते से बाहर की बात होगी। इतनी मोटी फीस लेकर भी? जी हाँ, मैं दृढ़ स्वर में बोला। कत्ल के केस में पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहती। वो मुजरिम को पकड़ने के लिए जमीन आसमान के कुलाबे मिला देती है। उनके सामने मेरे जैसा एक अदना प्राइवेट डिटेक्टिव। नेवर माइंड, आई अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस। तुम वही करो जो कर सकते हो। क्या? असलियत का पता लगाओ। मालूम करो कि पिंकी ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर डाला। मालूम करो, और पुलिस से पहले, किसी से भी पहले मालूम करो। उससे आपको क्या फायदा होगा? फॉर वांट इज फॉर आर्म्ड, यू नो। यस सर। फिर जहां पर्दा डालना होगा वो हम डालेंगे। जो बात तुम्हारे बूते से बाहर है वो जरूरी नहीं कि हमारे बूते से भी बाहर हो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उस घड़ी वो छीण सा फालिज का मारा वृद्ध मुझे किसी फौलादी इंसान से कम न लगा। उसी घड़ी मुझे लगा कि पैसे के लालच में मैं कुछ ज्यादा ही पंगा लिए जा रहा था। मेरा एक क्लाइंट था जिसके लिए मैंने कातिल का पता लगाना था और उसे हर हाल में गिरफ्तार करवाना था। अब मैं दूसरा क्लाइंट पकड़ रहा था जो कातिल की खबर इसीलिए चाहता था कि अगर वो उसके परिवार का कोई सदस्य निकले तो वो उसके गुनाह पर पर्दा डाल सके। मैं दोनों क्लाइंटों को कैसे राजी कर सकता था? ये तो चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी जैसी बात होगी। लेकिन वो पंगा लेना जरूरी भी तो था। मैंने खुद अपने आप को समझाया। मदान के लिए कातिल का पता लगाने की खातिर पूछताछ के लिए मेरा वहां पहुंचना और वहां के सहयोग हासिल करना जरूरी था। बाकी जो कुछ हो रहा है वो तो इत्तेफाकिया हो रहा है। पिंकी कल शाम को कहाँ थी? मैंने पूछा। हमें क्या पता कहाँ थी, वो तिक्त स्वर में बोला। शाम को घर में थोड़े ही टिकती है। कोई अंदाजा? तुम्हारा सवाल शाम के किसी खास वक्त की तरफ है? कह लीजिए 8:30 बजे के करीब। उस वक्त का तो हमें कतई कुछ नहीं पता कि वो कहाँ थी। आपके साहबजादे? उसका भी पता नहीं। वो अमूमन कहाँ पाए जाते हैं? भाई, दिन भर तो वो मेरी कंपनी के आसिफ अली रोड पर स्थित कारपोरेट ऑफिस में पाया जाता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो। शाम को तफरी के लिए कहाँ जाता है मुझे नहीं मालूम। आपकी पत्नी? सुधा यहीं थी कल शाम को। और आप? उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। मैंने उसके घूरने की परवाह नहीं की। हमने कहाँ जाना है भाई, हम तो यहीं होते हैं। पक्की बात है? इसमें कच्ची पक्की वाली कौन सी बात हो गई? देखिए, क्लाइंट और प्राइवेट डिटेक्टिव का रिश्ता मरीज और डॉक्टर जैसा होता है। जैसे मरीज का डॉक्टर से कुछ छुपाना मरीज के लिए अहितकर साबित हो सकता है, वैसे ही आपका मेरे से कुछ छुपाना अहितकर साबित हो सकता है। आपके लिए, आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए, मौजूदा केस के लिए। भाई, कहा ना हम यहीं थे कल शाम। आपकी बीवी आपके पास थी? सुधा यहीं थी, लेकिन अपने कमरे में। उसे अपने ऑफिस का कुछ काम था जो कि वो अपने कमरे में बैठी कर रही थी। उसका और आपका कमरा एक ही नहीं है जैसे कि पति पत्नी का होता है? नहीं, हमारे कमरे अगल बगल में हैं। मैं तत्काल फैसला न कर पाया कि शशिकांत की कोठी के ड्राइववे में पाए गए व्हीलचेयर के निशानों की बाबत मैं उससे 2 टूक सवाल करूं या ना करूं। फिर मैंने फिलहाल खामोशी रहना जरूरी समझा। कल शाम आप यहां से कहीं बाहर गए थे? अपना पहले वाला सवाल ही मैंने दूसरे तरीके से पूछा। नहीं। अब आखिरी सवाल, आप शशिकांत को जानते हैं? कौन शशिकांत? कोई भी। आप इस नाम के किसी भी शख्स को जानते हैं? नहीं। शशिकांत और नो शशिकांत, आप मेटकाफ रोड की 10 नंबर कोठी के किसी बाशिंदे से वाकिफ हैं? नहीं। ना वाकफियत में भी आप कभी उस कोठी में गए हैं? व्हाट नॉनसेंस! वो झल्लाया।
अरे जब हम वहां किसी को जानते ही नहीं तो वहां क्या हम झक मारने जाएंगे? आप वहां कभी नहीं गए हैं। मैंने जिद की। नेवर। सर, डू आई हैव योर सालम वर्ड फॉर इट? यस। डू यू? थैंक यू सर। अब एक आखिरी बात। वो भी बोलो। प्राइवेट डिटेक्टिव को क्लाइंट से कोई ट्रेडिशनल रिटेनर मिलना होता है। अभी मिलता है। कोठी में जाकर नायर से 10,000 का चेक ले लो। थैंक यू सर। मैं आपको फिर रिपोर्ट करूंगा, बशर्ते कि। मैं जानबूझकर खामोश हो गया। क्या बशर्ते? आप तक पहुंचने में या आपसे फोन पर बात करने में मुझे पहले जैसी पाबंदियों और दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। ओह, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बाबत सबको खबर कर दी जाएगी। थैंक यू सर। गुड डे सर। माथुर की कोठी से निकलकर फ्लैग स्टाफ रोड पर किसी सवारी की तलाश में मैं पैदल चला जा रहा था कि मुझे एक हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने सर उठाया तो सड़क पर सिर्फ एक लाल मारुति कार दिखाई दी। तभी हॉर्न फिर बजा। मैं कार के करीब पहुंचा। कार पर चारों तरफ कुलजहान के स्टिकर लगे हुए थे। उसकी ड्राइविंग सीट पर पिंकी बैठी थी और बड़े तजुर्बेकार अंदाज से सिगरेट फूंक रही थी। मेरे से निगाह मिलाते ही उसने सिगरेट फेंक दिया और बोली, आओ कार में बैठो। मैं कार का घेरा काट कर परली तरफ पहुंचा और उसके साथ कार में सवार हो गया। तब से यही हो? मैं हैरानी से बोला। हाँ, वो चिंतित भाव से बोली। तुम्हारे इंतजार में बैठी हूं। क्यों? फिक्र जो लगा दी तुमने, वो फिल्म का क्या किस्सा है? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम कबूल करो कि तुम शशिकांत को जानती हो। न सिर्फ जानती हो बल्कि अच्छी तरह से जानती हो। इतनी अच्छी तरह से जानती हो कि इंटीमेसी की तमाम हदें पार कर चुकी हो। उत्तर देने के स्थान पर उसने गाड़ी चला दी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बोली। कोठी से थोड़ा दूर चलते हैं, यहां कोई नौकर चाकर देख लेगा। बड़ी दक्षता से कार चलाती हुई वो उसे राजपुर रोड पर ले गई। वहां उसने कार को किनारे लगाकर एक पेड़ की छांव में रोक दिया। अब बोलो क्या कहते हो? नहीं, पहले ये बताओ कि तुम चीज क्या हो? मैंने बताया। ओह, प्राइवेट डिटेक्टिव। जरूर डैडी ने मेरी वजह से ही बुलाया होगा तुम्हें। मैंने इनकार में सिर हिलाया। और क्यों जरूरत होगी उन्हें किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की? कोई इंडस्ट्रियल मामला है, मोटी रकम के घोटाले का। झूठ बोल रहे हो। छोड़ो, तुम शशिकांत की बात करो। क्या बात करूं? कबूल करो कि तुम उसे जानती हो और खूब जानती हो। ओके, किया कबूल। उससे फिट हो। ये कैसे कहा? उस फिल्म की वजह से कहा। है भी कोई ऐसी फिल्म? है तो मुझे दिखाओ। दिखा दूंगा, लेकिन और बातों में मुझे उलझाकर शशिकांत की बात मत टालो। वो बात फिल्म से ज्यादा जरूरी है। बोलो, फिट हो उससे? फिट से क्या मतलब है तुम्हारा? उसके हाथ से चुग्गा चुगती हो? चुग्गा चुगती हूं? क्या जबान है तुम्हारी, मेरी समझ से तो एकदम बाहर। फुल फंसी हुई हो उससे? मैं एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। फुल नहीं, वो बड़ी सादगी से बोली। उतनी ही जितनी कि किसी से भी फंस सकती हूं, तुमसे भी। ज़हनसीब? वो क्या होता है? पहले कोठी में भी तुमने ऐसा ही कुछ कहा था। मेरा मतलब है मेरी खुशकिस्मती, माई गुड फॉर्च्यून। ओ दैट। तुम्हें मालूम है कि वो मर चुका है? क्या? उसका कत्ल हो चुका है। और एक्टिंग मत करो, झूठ मत बोलो, मुझे नादान बनकर मत दिखाओ। लेकिन सुनो, कोठी में एकाएक मुझे देखकर तुम बदहवास इसीलिए हो गई थी क्योंकि तुम सच में ही मुझे शशिकांत समझ बैठी थी। और तुम्हारी बदहवासी की असली वजह ये थी कि जिस आदमी की बाबत तुम जानती थी कि वो मर चुका था, वो एकाएक तुम्हारे सामने जिंदा कैसे आन खड़ा हुआ। तुम्हारी जान में जान तभी आई थी जबकि तुम्हें ये एहसास हुआ था कि मैं शशिकांत नहीं था। अब बोलो कि मैं गलत कह रहा हूं। तुम वाकई जासूस हो, किसी के अंदर मन में गहरा झांक लेने वाले महावैज्ञानिक भी। अब बोलो, कैसे है तुम्हें शशिकांत के कत्ल की खबर? सच बता दूं? हाँ। तुम पर एतवार करके? हाँ।
मुझे मरवा तो नहीं दोगे? हरगिज नहीं। मैंने उसे अपनी आंखों से मरा हुआ देखा था। मेरा भी यही ख्याल था। तुम्हारी सूरत पर पहली बार निगाह पड़ते ही वाकई मेरे छक्के छूट गए थे। अब वो किस्सा खत्म करो। तो कल शाम तुम शशिकांत की कोठी पर गई थी? हाँ। किस वक्त? 8:30 के करीब। 2-4 मिनट आगे या पीछे। क्या देखा वहां? बताया तो। आराम से बताओ। इसी कार से मैं वहां पहुंची थी। कार को बाहर सड़क पर ही खड़ी करके मैं पैदल अंदर गई थी। बाहर का फाटक खुला हुआ था। हाँ, और कोठी का प्रवेश द्वार भी खुला था। कोठी में सन्नाटा था। मैंने उसे आवाज लगाई थी। कोई जवाब नहीं मिला था, तो मैं ड्राइंग रूम पार करके उसकी स्टडी में पहुंची थी। वहां वो अपनी टेबल के पीछे कुर्सी पर मरा पड़ा था। उसकी छाती में गोली का सुराग साफ दिखाई दे रहा था। फिर क्या? मेरे तो छक्के छूट गए थे। मैं तो फौरन यूं वहां से भागी जैसे कोई भूत देख लिया हो। तुम्हें कैसे मालूम है कि वो तब मरा पड़ा था? तुमने उसकी कोई नब्ज टटोली थी? मैं तो उसके पास भी नहीं फटकी थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो मरा पड़ा था। अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे मौत की सूंघ लग रही थी उस जगह से। स्टडी में तुमने और क्या देखा था? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि वहां ट्यूबलाइट जल रही थी, लेकिन दीवार पर लगा सजावटी वॉल लैंप टूटा पड़ा था और शायद मेज पर रखा कलमदान उल्टा पड़ा था। बाहर कंपाउंड में रोशनी थी? नहीं। भीतर? भीतर ड्राइंग रूम में तो अंधेरा सा ही था। शायद एक कोने में एक टेबल पर रखा एक टेबल लैंप जल रहा था वहां। दरअसल स्टडी की तरफ मेरी तवज्जो गई ही इसीलिए थी क्योंकि वहां के खुले दरवाजे में से ट्यूबलाइट की रोशनी बाहर निकल रही थी। आई सी। अब एक बड़ा अहम सवाल, गई क्यों थी तुम वहां? ये मैं नहीं बता सकती। ये क्या बात हुई? ये कोई बात हुई? ये तो यूं हुआ कि पहले बांधा, फिर ताना, फिर खींचा और फिर खींच के छोड़ दिया कि जाओ बेटा लटके रहो। ये तुम कौन सी जबान बोलते हो? बोलो, क्यों गई थी वहां? वजह मैं अपनी जुबान से नहीं बता सकती। वजह का अगर अंदाजा मैं लगाऊं तो उसकी बाबत कुछ हाँ या ना तो कर दोगी या वो भी नहीं। क्या? तुम ड्रग एडिक्ट हो। तुम ड्रग के चक्कर में उसके पास गई थी। वो गैस निकले गुब्बारे की तरह पिचक गई। बोलो हाँ या ना। हाँ। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। किसी से कहना नहीं, खासतौर से डैडी से। नशेड़ियों का एतबार बड़ा बेएतबारा होता है। जब नशे की तलब लगती है तो दीवाने हो जाते हैं। नशे का इंतजाम न हो तो उसे हासिल करने के लिए खून तक करने पर उतारू हो जाते हैं। तुम ही ने तो नहीं कर डाला उसका खून? नहीं, पहले ही मरा पड़ा था। हाँ, बोला तो। अक्सर जाती रहती थी तुम वहां? पहली बार गई थी। पहले कभी ऐसी जरूरत पेश नहीं आई? नहीं। क्यों? पहले उसकी राजेंद्रा प्लेस वाली क्लब जो चलती थी, वहीं मेरा काम बन जाता था। क्लब पर ताला पड़ गया तो फोन करने भर से काम चल जाता था। कल फोन पर काम नहीं बना, फोन लगा ही नहीं, तभी तो मैं वहां गई। तुम उसकी नाइट क्लब में भी आती जाती थी, इस लिहाज से तो तुम्हारी वाकफियत पुरानी हुई। वो खामोश रही। इतनी पुरानी हुई कि वीडियो कैमरे की शहादत में तुम उसके सामने अलफ नंगी पेश हो सकती थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि ऐसी कोई फिल्म है। यानी कि तुम्हारा इनकार फिल्म के अस्तित्व की बाबत है, अपनी करतूत की बाबत नहीं। उसकी बाबत भी है। वो मर गया है। जहां कत्ल से मौत होती है वहां पुलिस पहुंचती है। जहां पुलिस पहुंचती है वहां की भरपूर तलाशी होती है। यूं तुम्हारी कोई ब्लू फिल्म मकतूल के यहां से बरामद होने पर कितनी जय जयकार हो सकती है तुम्हारी दिल्ली शहर में, कभी सोचा है? वो फिल्म, वो कंपित स्वर में बोली, बरामद नहीं होनी चाहिए। यानी मानती हो कि ऐसी फिल्म है? नहीं, लेकिन अगर है तो नहीं बरामद होनी चाहिए। नेक ख्वाहिशात से ही नेक काम होते हैं मैडम। तुम कुछ करो ना। मैं करूं? आखिर डिटेक्टिव हो, वॉलेंटियर नहीं। डैडी के लिए भी तो काम कर रहे हो, फीस लेकर। मैं भी फीस दे दूंगी। क्या?
जो तुम चाहो। जो मैं चाहूं? हाँ। मुकर मत जाना। नहीं मुकरूंगी। डाउन पेमेंट अभी करो। कैसे? शीशा चढ़ाओ। उसने कार का अपनी ओर का और मैंने अपनी ओर का शीशा चढ़ाया। शीशे उस प्रकार के थे जिसमें से बाहर से भीतर नहीं झांका जा सकता था। मेरी तरफ देखो, मैं बोला। उसने घूमकर मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी बाहें उसकी गर्दन के गिर्द डाल दी और उसे अपनी तरफ खींचा। अरे, उसने तत्काल मुझे परे धकेला। चलती सड़क है। लेकिन चल कोई नहीं रहा। सुनसान पड़ी है सड़क। अरे, आते जाते पता लगता है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? सामने से सब दिखाई देता है। उसका भी इंतजाम हो सकता है। क्या? विंड स्क्रीन पर पानी का जेट छोड़ो और वाइपर चला दो। चेहरे पर असमंजस के भाव लिए उसने ऐसा ही किया। बस बस। उसने पानी और वाइपर दोनों बंद किए। अब सामने का शीशा धुंधला गया था। वाकई टॉप के हरामी हो। तारीफ का शुक्रिया, मैं बोला। मैंने फिर उसे अपनी बाहों में दबोच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मेरे तजुर्बेकार हाथ उसके जिस्म की गोलाइयों पर दस्तक देने लगे। उसने कोई ऐतराज किया, काफी हद तक सहयोग दिया। मैंने मन ही मन अपनी पीठ थपथपाई। द लकी बास्टर्ड। मेरा फ्यूज उड़ने को हो गया तो मैंने उसे अपने से अलग किया। मारुति कार, मैं हाँफता हुआ बोला। इन कामों के हिसाब से नहीं बनी। मैं वापस जाकर कोई बड़ी गाड़ी लेकर आती हूँ। गाड़ी फिर भी गाड़ी है। तो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ टीवी हो, वीडियो हो, ताकि तुम्हें एतबार दिलाया जा सके कि जैसी फिल्म का मैं जिक्र कर रहा था वो फिल्म है। ऐसी जगह कहाँ? मेरा फ्लैट ग्रेटर कैलाश में। वो तो बहुत दूर है। वहां तो मैं इस वक्त नहीं जा सकती। क्यों? मुझे कहीं और जाना है। तुम्हारे कोठी से बाहर निकलने के इंतजार में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कहीं फिक्स के इंतजाम में जाना है? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर कैसे बात बने? मैं बोला। फिल्म कहाँ है? मेरे पास। मैंने कोट की जेब से निकाल कर उसे कैसेट दिखाई। फिर क्या बात है? वो हर्षित स्वर में बोली। फिर तो फिल्म तो मुझे दे दो। मुझे जब फुर्सत लगेगी मैं घर पर ही से देख लूंगी। और मैं? तुम क्या? मैं कब देखूंगा? तुम तो देख ही चुके होगे, तभी तो तुम्हें मालूम है कि इसमें क्या है। सिर्फ 2 मिनट। इससे ज्यादा ड्यूरेशन का तो ट्रेलर ही होता है। तुम देखना क्यों चाहते हो इसे? ट्रेलर से फिल्म का अंदाजा तो हो ही जाता है। देखो, मैंने जान जोखिम में डालकर ये फिल्म मौकाए वारदात से निकाली है। पुलिस को खबर लग जाए तो सीधे तिहाड़ में बोरिया बिस्तर हो। इस लिहाज से मुझे कम से कम ये देखने का मौका मिलना चाहिए कि तुम किन कारनामों में माहिर हो। वो मैं तुम्हें लाइव दिखा दूंगी। ज़हनसीब, लेकिन फिल्म देखना फिर भी मेरे लिए जरूरी है। इसमें ऐसा कुछ और भी हो सकता है जो शशिकांत के कत्ल के राज पर रोशनी डाल सकता हो। तो फिर क्या किया जाए? जिस काम से जा रही हो उससे फ्री होकर मेरे फ्लैट पर आ जाना। मुझे तो उस काम में रात पड़ जाएगी। क्या हर्ज है? मैं भी अंधेरा होने से पहले घर नहीं पहुंचने वाला। तुम ऐसा करो, 8 बजे का टाइम फिक्स कर लो। ठीक है, वो बोली। 8 बजे। अब तुम जाओगी कहाँ? मॉडल टाउन। बढ़िया। मुझे शक्ति नगर उतार देना। उतार दूंगी। अब जरा उतर कर शीशा साफ करो। शीशा? धुंधलाना ही जानते हो, साफ करना नहीं जानते। मैं विंड स्क्रीन की बात कर रही हूँ। बाहर कुछ दिखाई देगा तो चलाऊंगी ना। ओह, उसने मुझे एक डस्टर थमा दिया। मैंने बाहर निकलकर विंड स्क्रीन साफ की और वापस कार में सवार हो गया। तत्काल उसने कार सड़क पर दौड़ा दी। अब जरा, मैं बोला, कल शाम की बात की ओर जरा तवज्जो दो। शशिकांत की कोठी में पक्की बात है कि कोई नहीं था? था तो कम से कम मुझे दिखाई नहीं दिया था, वो बोली। मैं सारी कोठी तो घूमी नहीं थी। मैं तो बस स्टडी और ड्राइंग रूम में ही गई थी। स्टडी के साथ अटैच्ड बाथरूम में भी नहीं झांका था? नहीं। जैसे तुम कहती हो कि तुम्हें वहां मौत की सूंघ लग गई थी, वैसे तुम्हें वहां किसी की मौजूदगी की सूंघ नहीं लगी थी।
नहीं लगी थी, तभी तो कहती हूँ कि शायद वहां कोई था ही नहीं। या बाहर? बाहर कहाँ? कहीं भी? ड्राइववे पर, कंपाउंड में, बाहर सड़क पर, कहीं कोई नहीं दिखाई दिया तुम्हें? वो खामोश रही। मैं ये बात जानने के लिए पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे वहां गए होने का राज खुल सकता है? क्या किसी ने तुम्हें कोठी में या उसके आसपास देखा हो सकता है? वो कुछ क्षण खामोश रही और फिर दबे स्वर से बोली, सुधीर। बोलो, मैं आशापूर्ण स्वर में बोला। जब मैं बाहर आकर अपनी कार में बैठी थी और उसे यू टर्न देकर वापस लौटने लगी थी, तो उसी वक्त मुझे सामने से आती एक टैक्सी दिखाई दी थी। सुधीर, उस टैक्सी में सुधा सवार थी। सुधा? तुम्हारी सौतेली माँ? हाँ। तुमने साफ पहचाना था उसे? हाँ, वो ही पिछली सीट पर बैठी थी और जैसे टैक्सी की रफ्तार घटने लगी थी, उससे लगता था कि वो वहीं आ रही थी। अगर तुमने उसे देखा था तो उसने भी तुम्हें देखा होगा। शायद ना देखा हो। मेरी कार की हेडलाइट्स हाई बीम पर थीं, जिससे कि सामने से आने वाले की आंखें चौंधिया जाती हैं और उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी ही हालत तुम्हारी नहीं थी? नहीं, टैक्सी की हेडलाइट्स हाई बीम पर नहीं थी। यानी कि हो सकता है कि उसने तुम्हें न देखा हो तो पहचाना न हो। हाँ, वो शशिकांत की कोठी पर ही गई थी। मैं ये देखने के लिए तो वहां रुकी नहीं थी, लेकिन और कहाँ गई होगी वो? तुम्हारी बनती कैसी है अपनी सौतेली माँ से? क्या बननी है सौतेली माँ से? वो वितृष्णापूर्ण स्वर में बोली। वो भी नौजवान सौतेली माँ। अब जो रिश्ता कायम हो गया वो तो हो ही गया है। रिश्ते दिल से बनते हैं, खून से बनते हैं। ठीक कहा। पेश कैसे आती है तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे से? माँ माँ मत करो, वो चिढ़कर बोली। सुधा बोलो। पेश कैसे आती है सुधा तुम्हारे साथ? पुछ पुछ तो बहुत करती है। सच में ही मेरी माँ बन के दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं जानती हूं कि सब दिखावा है। दिखावा? किस लिए? डैडी को खुश करने के लिए, उन्हें आदर्श और नेक वक्त बीवी बन के दिखाने के लिए। आई सी। उसके कैरेक्टर के बारे में कोई राय जाहिर करो। मैं क्या राय जाहिर करूं? तुम खुद सोचो। 60 साल उम्र के पति का फर्ज निभा सकने में नाकाम मर्द की हसीन नौजवान बीवी, जो कि उसकी व्हील चेयर के हत्थे से बंधी भी नहीं रहती, संन्यास धारण कर लेने की इच्छुक तो होगी नहीं। उसकी नवाजिशों का हकदार, तलबगार कोई कैंडिडेट है तुम्हारी निगाह में? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। यानी कि है? कहा ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। नाम न लेना चाहने का एक मतलब ये भी हो सकता था कि नाम लेने लायक कोई नाम उसके जहन में था ही नहीं। उस लड़की पर मेरा एतबार कतई नहीं बैठ रहा था। कल शाम हत्या के वक्त के आसपास मेटकाफ रोड पर सुधा माथुर की मौजूदगी की बात भी उसकी गढ़ी हुई हो सकती थी। उसकी एक एक बात साफ जाहिर करती थी कि वो अपनी सौतेली माँ को सख्त नापसंद करती थी। वो उसकी कल्पना एक चरित्रहीन, दौलत की दीवानी औरत के तौर पर करती थी, उससे खुंदक खाती थी और उसे किसी जहमत में फंसाकर कोई निहायत भ्रष्ट किस्म का आत्मिक संतोष प्राप्त करना चाहती थी। सुधा से बात हो जाने तक मैंने इस बारे में खामोश रहना ही उचित समझा। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए आखिरी मकसद का अगला भाग।